तो अपन लोगों ने वेरिएबल सेपरेबल के चारों टाइप कर लिए, होमोजीनियस के भी दोनों टाइप कर लिए। तो टाइप 6 और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 7 तक अपन ने कंप्लीट कर लिया। बोलिए हाँ भाई। तो हम टाइप 1 टू टाइप 7 कंप्लीट कर चुके हैं। मेजर यही टाइप्स हैं। आज अपन बची हुई टाइप्स को कंप्लीट करेंगे। अब मैं बताने जा रहा हूं टाइप 8। बिल्कुल ध्यान देंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इजी है, और इजी तो खैर चैप्टर तो वैसे ही इजी है, प्लस उसको इतने बढ़िया तरीके से कैटेगराइज किया गया है कि कहीं कोई अटकने की बात ही नहीं। सबसे पहले अपन ने समझा क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद हमने समझा कैसे बनती है डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और फिर हम आगे सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर मैंने बताया कुल मिला के 5 टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन की बात अपन करेंगे। वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक आध मिससेलेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके अंदर अपन ने वेरिएबल पूरा देख लिया, होमोजीनियस पूरा देख लिया। आइए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सफर तय करें। तो अपन टाइप 7 तक पहुंच चुके हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप 8। टाइप 8 कुछ नहीं है, बर्नौली इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन, बिल्कुल ध्यान देंगे टाइप 8 पर। बर्नौली इक्वेशन बहुत आसान सी है और 1-1.5 मिनट लेती है खत्म होने में। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी दिखाई पड़ती है? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y, जहां पर p एंड q फंक्शन ऑफ x ओनली। ये लीजिए, ये बन गई हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y, जहां पर p एंड q फंक्शन ऑफ x ओनली। इसमें कोई खास बात नहीं है। गुरु जी आप पढ़ा तो बर्नौली रहे हो, लिख तो लीनियर दे रहे हो। मैं बताता हूं, ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की शक्ल। कोई शक इसमें? बोलिए नहीं। हाँ, अब सुनो ध्यान से। अगर इसी के अंदर q के साथ y की पावर n आ जाए, जहां n पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, n कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो ये कहलाती है बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत ज्यादा कोई अंतर नहीं होता। दोनों में एक ही अंतर होता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में यहां y की पावर n नहीं होता, जबकि बर्नौली इक्वेशन में यहां पर y की पावर n होता है। तो ये हो गई हमारी बर्नौली इक्वेशन। क्या बर्नौली इक्वेशन सबको समझ में आई? बोलिए हाँ। अब बर्नौली इक्वेशन समझ में तो आ गई, लेकिन हमको समझना नहीं है, हमको तो सॉल्व करना है। तो आइए देखें कैसे करेंगे हम लोग बर्नौली इक्वेशन सॉल्व। बिल्कुल ध्यान से देखें, बिल्कुल ध्यान से देखें। सॉल्व करने का मेथड बिल्कुल सेट है। q के साथ जो y की पावर है उससे डिवाइड कर दो। तो y की पावर n से डिवाइड कर दोगे तो y की पावर माइनस n dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई की पावर 1 माइनस n इक्वल टू q आ जाएगा। q के साथ जो y की पावर दिखाई पड़े उससे डिवाइड कर दो, तो q के साथ जो y की पावर दिखाई पड़े उससे डिवाइड कर दो। ये चीज निकल के आ गई। अब क्या करो, p के साथ जो y की पावर है उसको z रख दो। p के साथ जो y की पावर उसको z रख दो, डिफरेंशिएट करो तो 1 माइनस n y की पावर माइनस n dy बाई डी एक्स, ये बन जाएगा dz बाई डी एक्स। ऐसी हरकत करने से देखिए y की पावर माइनस n dy बाई डी एक्स, ये बन जाएगा 1/1 माइनस n dz बाई डी एक्स। देखिए मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, प्लस pz इक्वल टू q। 1 माइनस n तो एक नंबर है, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो dz बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस n इंटू pz इज इक्वल टू 1 माइनस n इंटू q। देखो आंखों से बन गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन z। अब आप कर लेंगे इसको सॉल्व। कॉपी करें तो क्वेश्चन करके बताऊं। तो मेथड तो हमने सीख लिया। आइए इसी मेथड पर बेस्ड एक क्वेश्चन करें छोटा सा, क्योंकि मेथड बिल्कुल सेट है, क्वेश्चन बिल्कुल सेट है, तो बहुत ज्यादा भारी क्वेश्चन लेने की जरूरत नहीं है कि मेथड बिल्कुल एक जैसा है। तो आइए एक सॉल्व करते हैं। dy बाई डी एक्स प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब। क्लियरली दिख रहा है कि अरे ये तो बर्नौली इक्वेशन है। कैसे बर्नौली इक्वेशन है? क्योंकि अदर यहां से वाई क्यूब अपन गायब कर देते हैं, तो उस केस में क्लियरली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म ले लेती है। अब वाई क्यूब है तो क्या करेंगे, वाई क्यूब से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। वाई क्यूब से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो ऐसी स्थिति में
ये बन जाएगा। बर्नौली इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड इतना सेट है, बर्नौली इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड इतना सटीक है कि आपको बुद्धि प्रकाश को यूज करने की जरूरत नहीं है। तरीका लगाओ, उत्तर पाओ। अब सुनो ध्यान से, अब क्या करते हैं, इसके साथ जो y की पावर रहती है उसी को हम लोग z सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देंगे, तो y की पावर -3 dy बाई डी एक्स, ये बन जाता है dz बाई डी एक्स। आइए सब्स्टिट्यूट कर दें, तो ये चीज बन जाएगी 1 माइनस हाफ इंटू dz बाई डी एक्स प्लस zx इक्वल टू x, -2 से मल्टीप्लाई कर दें तो dz बाई डी एक्स प्लस z इंटू -2x माइनस, बन गई नॉर्मल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप इसको बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। कॉपी करिए विद्यार्थियों। ये हो गई टाइप 8 बर्नौली इक्वेशन। अब मैं बताने जा रहा हूं टाइप 9, जो कि बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही डिफरेंट है। इस पर सब लोगों को विशेष ध्यान देना है। टाइप 9 का नाम है केमिकल इंडस्ट्री प्रॉब्लम। कैसी प्रॉब्लम? केमिकल इंडस्ट्री प्रॉब्लम। दो खास प्रकार के क्वेश्चन आईआईटी जेईई में आए थे, उसके बाद वही क्वेश्चन रुड़की में आए थे, उन्हीं पर बेस्ड है प्रॉब्लम। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, ताकि एक बार में पूरी प्रॉब्लम समझ पाए। दिस इज अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ प्रॉब्लम, केमिकल इंडस्ट्री प्रॉब्लम। बोर्ड पर सब लोग ध्यान से देखेंगे। कंसीडर करिए एक बहुत बड़ा चैम्बर, एक बहुत बड़ी टंकी, ऐसी है ये टंकी। इस टंकी के अंदर ऐसे स्टीयरर लगा हुआ है, स्टीयरर मतलब ऐसे पंखा जैसा लगा हुआ है, और ये पंखवा जो है ऐसे लगातार घूमता रहता है, ताकि जो अंदर का मिक्सचर है वो हमेशा होमोजीनियस रहे। ये इनलेट वाल्व है, ये इनलेट वाल्व है, यहां से अपन कोई भी लिक्विड अंदर डाल सकते हैं। ये आउटलेट वाल्व है, यहां से लिक्विड बाहर आ सकता है। बिल्कुल ध्यान से सुनना है प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम बहुत ही विशेष है, एक बार में समझ में से आ जाती है, लेकिन ध्यान दीजिएगा। ये इनलेट वाल्व है, ये इनलेट है, यहां से अपन लिक्विड दवाई वाई अंदर डाल सकते हैं। ये आउटलेट है, यहां से लिक्विड दवाई वाई बाहर आती है। तो बहुत बड़ा चैम्बर है, कूलिंग टावर बहुत लंबे लंबे होते हैं, ये वो है। इसके अंदर एट टी इक्वल टू 0, यानी प्रोसेस के शुरू होने के पहले, प्रोसेस के शुरू होने के पहले एट टी इक्वल टू 0, दिस पर्टिकुलर टैंक contained V0 liter of liquid with m0 gram of salt। प्रोसेस के शुरू होने के पहले इस टंकी के अंदर V0 लीटर ऑफ लिक्विड है, जिसके अंदर m0 ग्राम ऑफ सॉल्ट है। ध्यान से सुनना है, मुश्किल नहीं है पर सुनना है बस। प्रोसेस को शुरू करने के पहले t इक्वल टू 0 पर V0 लीटर ऑफ लिक्विड इस टंकी के अंदर है, जिसके अंदर m0 ग्राम ऑफ सॉल्ट है। प्रोसेस को शुरू करा जाता है। प्रोसेस कैसे शुरू करा जाता है? इनलेट वाल्व को खोल देते हैं। इनलेट वाल्व को खोल देते हैं तो यहां से V इन लीटर पर मिनट की रफ्तार से लिक्विड अंदर जाता है, जिसके अंदर m इन ग्राम पर लीटर ऑफ सॉल्ट है। यानी हर मिनट V इन लीटर अंदर जा रहा है। अब यहां पर यह ध्यान देना, कभी लीटर पर मिनट हो जाता है, कभी लीटर पर सेकंड हो जाता है, वो यूनिट्स अपन को देखनी है। ऐसे ही m इन ग्राम पर लीटर है, कभी कभी ग्राम पर गैलन कर देते हैं, वो अपन को देख लेना है। और लगातार, और फिर आउटलेट वाल्व को भी खोल दिया जाता है, और यहां से निकलता है V आउट लीटर पर मिनट ऑफ लिक्विड। अब आपको यह समझना है कि बहुत ही डायनेमिक प्रोसेस है। आपने इनलेट वाल्व भी खोल दिया, आउटलेट वाल्व भी खोल दिया, तो लगातार सॉल्ट कंटेनिंग लिक्विड
टंकी के अंदर जा रहा है और लगातार सॉल्ट कंटेनिंग लिक्विड टंकी से बाहर निकल रहा है। तो हमको पता लगाना है अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन द टैंक एट एनी टाइम टी। शुरुआत में प्रोसेस शुरू करने के पहले, इस डायनेमिक प्रोसेस को स्टार्ट करने के पहले V0 लीटर ऑफ लिक्विड था जिसमें M0 ग्राम ऑफ सॉल्ट थी। एकदम से दोनों वाल्व खोल देते हैं, प्रोसेस शुरू हो जाता है। प्रोसेस शुरू हो जाता है, यहां से लगातार V in लीटर पर मिनट लिक्विड अंदर जा रहा है जिसके अंदर Mn ग्राम पर लीटर ऑफ सॉल्ट है और यहां से V out लीटर पर मिनट ऑफ लिक्विड निकल रहा है। भयंकर डायनेमिक प्रोसेस है। अंदर मिक्सचर बिल्कुल होमोजीनियस है, लगातार ये पंखे घूम रहे हैं, लगातार सॉल्ट वाला पानी अंदर जा रहा है, लगातार सॉल्ट वाला पानी बाहर निकल रहा है। हमको पता लगाना है अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन द टैंक एट एनी टाइम टी। हमारा मुख्य है फाइंडिंग द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन द टैंक ऑफ, ये हमको पता लगाना है। हाँ, नहीं घटेगी, अब सही आ रहा होगा। अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन द टैंक एट एनी टाइम टी हमको पता लगाना है। अभी सब क्लियर है? ओके, अब जो क्लियर है बिल्कुल विद्यार्थियों? हाँ, अभी तो नहीं कट रहा ना? चलिए, तो ये हमको पता लगाना है। चलो, अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। पहले मुझे बताइए सवाल समझ में आया कि नहीं आया? दिस इज द क्वेश्चन, फाइंड अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन द टैंक एट एनी टाइम टी। फाइंड m amount of salt in the tank as a function of time। क्लियर है सबको? हाँ भाई, इनलेट ये है, आउटलेट ये है, दोनों। अरे बिल्कुल अलग अलग है, वो तो डिपेंड करता है तुमने वॉल्व को कितना खोला है। वॉल्व को हो सकता है यहाँ कम खोला हो तो कम लिक्विड अंदर जा रहा हो सकता है वॉल्व ज्यादा खोल दिया हो। कितना लिक्विड अंदर जा रहा है और कितना लिक्विड बाहर आ रहा है उसकी मात्रा तो तुम कंट्रोल कर सकते हो। कितना, जैसे अपन नल नहीं होता नल, तो नल तेज पानी दे धीरे पानी दे, उस रेट ऑफ वाटर तो तुम कंट्रोल कर सकते हो ना वॉल्व से। तो वैसे रेट ऑफ वाटर कंट्रोल्ड है, तो ऐसा नहीं समझना है कि इनलेट और आउटलेट सेम है, नहीं। यहां पर वी इन रफ्तार से लिक्विड अंदर आ रहा है, यहाँ वी आउट रफ्तार से लिक्विड बाहर जा रहा है। ये तो हो गया सवाल। अब हम करते हैं सवाल का एनालिसिस। एनालिसिस बड़ा जरूरी होता है। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं रेट ऑफ इनकमिंग ऑफ सॉल्ट, किस रेट से सॉल्ट अंदर आ रहा है, आइए देखें। हर मिनट V इन लीटर पानी अंदर आता है और हर लीटर में Mn ग्राम ऑफ सॉल्ट है। तो रेट ऑफ इनकमिंग ऑफ सॉल्ट कितनी हो जाएगी? Mn इंटू V इन ग्राम पर मिनट। हर मिनट V इन लीटर अंदर आ रहा है और हर लीटर में Mn ग्राम ऑफ सॉल्ट है। तो हर मिनट कितना सॉल्ट अंदर आ रहा है? Mn इंटू V इन ग्राम पर मिनट। दिस इज द रेट ऑफ इनकमिंग ऑफ सॉल्ट। इस रेट से सॉल्ट अंदर आ रहा है। अब अगर मैं पूछूं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन टैंक एट एनी टाइम टी, कितना लिक्विड है किसी भी टाइम टी पर? सुनो, शुरुआत में V0 लीटर लिक्विड था, टी टाइम में V in इंटू टी लिक्विड अंदर आया और इसी टी टाइम में V out इंटू टी लिक्विड बह गया। तो किसी भी टी टाइम में V in माइनस V out इंटू टी लीटर, किसी भी टाइम टी पर इतना लिक्विड है टंकी में। भाई शुरुआत में V0 लीटर था ही, हर मिनट V in लिक्विड अंदर आ रहा है, तो टी टाइम में कितना लिक्विड अंदर आया होगा? V in इंटू टी। हर मिनट V out लिक्विड बाहर बह जा रहा है, तो टी टाइम में कितना बह गया होगा? V out इंटू टी, ये बह गया होगा। तो कुल मिला के कितना लिक्विड होगा किसी भी टाइम टी पर? V0 प्लस जो आया माइनस जो गया। यहां पर अब मैं मान लेता हूं कि लेट m ग्राम ऑफ सॉल्ट बी इन टैंक एट टाइम टी। मुझे अल्टीमेटली अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन द टैंक एट एनी टाइम टी निकालना है। मुझे अल्टीमेटली
अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन द टैंक एट एनी टाइम टी निकालना है, अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन द टैंक एट एनी टाइम टी निकालना है। तो मैं मान लेता हूं कि m ग्राम ऑफ सॉल्ट है किसी टाइम t पर, तो मैं लिख सकता हूं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिक्विड इन टैंक। टैंक के अंदर जो लिक्विड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है सॉल्ट के रिस्पेक्ट में, इतना ग्राम ऑफ सॉल्ट है अपॉन इतना लिक्विड है, तो हर लीटर में इतना ग्राम पर लीटर सॉल्ट मिक्स्ड है। कितना ग्राम पर लीटर सॉल्ट मिक्स्ड है, m अपॉन वी नॉट प्लस वी इन माइनस वी आउट इंटू टी। अब ये जो टंकी के अंदर जो लिक्विड है, टंकी के अंदर जो लिक्विड है वही बाहर बह रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं रेट ऑफ आउट गोइंग ऑफ सॉल्ट, किस रफ्तार से सॉल्ट बाहर जा रहा है, भाई जो पानी की जो टंकी है, टंकी के अंदर जो लिक्विड है वही बाहर बह रहा है, और टंकी के अंदर जो लिक्विड है उसके हर लीटर में इतना सॉल्ट है, और हर मिनट इतना लीटर बाहर बह जाता है। तो हर मिनट कितना सॉल्ट बाहर बह रहा है, m इंटू वी आउट अपॉन वी नॉट प्लस वी इन माइनस वी आउट इंटू टी ग्राम पर मिनट। इतना सॉल्ट हर मिनट बह जा रहा है। अब जरा देखिए ध्यान से, ये सॉल्ट हर मिनट अंदर आता है और इतना सॉल्ट हर मिनट बह जाता है। हर मिनट इतना सॉल्ट अंदर आ रहा है और हर मिनट इतना सॉल्ट बह जा रहा है। तो मैं कह सकता हूं भाई मान लो हर महीने आप 10 रुपए कमाते हैं और 5 रुपए हर महीने बचाते हैं, टोटल 10 रुपए हैं, लेकिन खर्चा पानी भी रहता है अपना, और जो है खर्चा हो जाता है 5 रुपए तो 5 रुपए बचते हैं। तो रेट ऑफ डिपोजिशन ऑफ मनी, किस रफ्तार से पैसा इकट्ठा हो रहा है, वो हो रहा है 5 रुपए पर मंथ की रफ्तार से। कमाने की रफ्तार से नहीं, बचाने की रफ्तार से रुपया इकट्ठा होगा। तो यहां पर मैं वही बात बोलूंगा कि रेट ऑफ डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट इन टैंक इज इक्वल टू रेट ऑफ इनकमिंग of salt minus rate of outgoing of salt. तो रेट ऑफ डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट इन द टैंक यानी dm बाई dt, इस रफ्तार से, हर पल इस रफ्तार से, ये रेट है सॉल्ट के डिपॉजिट होने की। तो किसी भी चीज की रेट क्या होती है, dm बाई dt। ये सॉल्ट के डिपॉजिट होने की रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। तो dm बाई dt इज रेट ऑफ इनकमिंग यानी mn इंटू वी इन माइनस रेट ऑफ आउट गोइंग, किस रफ्तार से बाहर निकल रहा है, m इंटू वी आउट अपॉन वी नॉट प्लस वी इन माइनस वी आउट इंटू टी। ध्यान से देखिए आंखों से, यही वक्त है निगाहों के इस्तेमाल का। अब धीरे धीरे निगाहों का इस्तेमाल सीख जाइए। ये बन गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन m। देखो m में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करेंगे, अभी अपन क्वेश्चन लेंगे, सॉल्व एंड गेट m एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अपन रट भी सकते हैं और या फिर जनरल ध्यान भी रखें कैसे निकाली गई है, पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाई है। कॉपी करें तो दो एक मस्त सवाल लें, इस पर कॉपी करिए। हम लोगों को ये समझ में आ गया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल क्लियर हो गई। चलो अब जो है इस पर बेस्ड एक सवाल लगाते हैं मिलजुल के। टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हैं, सवाल लिखने का टाइम बचाते हैं। क्या सवाल सभी लोगों को क्लियरली दिख रहा है? क्या सवाल सभी लोगों को क्लियरली दिख रहा है? बोलिए हाँ। चलिए आइए इस सवाल को पढ़ते हैं और जो भी, हाँ मैं वही तो पूछ रहा हूं, तो थोड़ा क्या तो बहुत जूम हो सकता है। अब सवाल दिख रहा है? हाँ बस वही मैं पूछ रहा हूं। ओके, अब जो सवाल पढ़ते हैं
और धीरे धीरे एक एक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। अ टैंक इनिशियली कंटेन्स 100 लीटर ऑफ ब्राइन, तो इनिशियली वी नॉट की वैल्यू 100 लीटर हो गई, ब्राइन कोई लिक्विड है, इन विच 50 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज मिक्स्ड, तो एम नॉट कितना हो गया, 50 ग्राम हो गया। टंकी के अंदर इनिशियली 100 लीटर ब्राइन है जिसमें 50 ग्राम ऑफ सॉल्ट है। ब्राइन कंटेनिंग 2 ग्राम पर लीटर ऑफ सॉल्ट रन्स इनटू द टैंक, 2 ग्राम पर लीटर, तो एम इन हो गया 2 ग्राम पर लीटर, रन्स इनटू द टैंक एट द रेट 5 लीटर पर मिनट, तो वी इन हो गया 5 लीटर पर मिनट। जैसे से पढ़ते आ रहे बनाते आइए। दिस मिक्सचर इज केप्ट स्टीयरिंग एंड फ्लोज आउट एट 4 लीटर पर मिनट, तो वी आउट जो हमारा हो गया वो 4 लीटर पर मिनट हो गया। काफी इंफॉर्मेशन हमको गिवन है। इनिशियली टंकी के अंदर 100 लीटर ब्राइन था जिसमें 50 ग्राम सॉल्ट थी। उस प्रोसेस को शुरू किया जाता है। 5 लीटर पर मिनट की रफ्तार से ब्राइन अंदर आती है जिसमें 2 ग्राम पर लीटर सॉल्ट है, और लगातार 4 लीटर पर मिनट की रफ्तार से ब्राइन बाहर निकल रही है। तो ये इंफॉर्मेशन हमको गिवन है। ए, सबसे पहले ए पार्ट, एट व्हाट रेट डज द सॉल्ट एंटर द टैंक, तो सॉल्ट किस रफ्तार से एंटर हो रही है, 10 ग्राम पर मिनट की रफ्तार से। कैसे, हर मिनट 5 लीटर पानी आता है और हर लीटर में 2 ग्राम सॉल्ट है, तो कुल मिला के कितने ग्राम सॉल्ट आती है, 10 ग्राम पर मिनट सॉल्ट अंदर आ रही है। दिस इज रेट ऑफ इनकमिंग ऑफ सॉल्ट। बी पार्ट में पूछता है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्राइन इन द टैंक एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम टी पर वॉल्यूम क्या होगा, वी नॉट प्लस वी इन माइनस वी आउट इंटू टी, तो ये हो जाएगा 100 प्लस वी इन 5 है तो 100 प्लस टी लीटर। किसी भी टाइम टी पर जो अमाउंट ऑफ ब्राइन इन द टैंक है वो 100 प्लस टी लीटर है। एट वॉट रेट डज सॉल्ट लीव द टैंक, फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सॉल्व इट। ओके, तो सी और डी पार्ट का आंसर एक साथ ही आंसर कर देंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमको पता ही है, डीएम बाई डी टी इज रेट ऑफ इनकमिंग माइनस रेट ऑफ आउटगोइंग। रेट ऑफ आउटगोइंग क्या थी, एम इंटू वी आउट, यानी 4m अपॉन दिस 100 प्लस टी। ये बन गई इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द प्रोसेस। हम ऑलरेडी बना के बैठे हुए हैं, एम एन इंटू वी एन एम इंटू वी आउट अपॉन टोटल पानी, तो ये हमारे पास निकल के आ गया। तो ये लीजिए, ये आ गया सी एंड डी। चलिए, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन ही है तो डीएम बाई डी टी आराम से करना है, कोई विशेष बात नहीं है, प्लस एम इंटू 4 अपॉन 100 प्लस टी इज इक्वल टू 10। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस पर्टिकुलर प्रोसेस में हमेशा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही बनती है, तो कोई खास बात नहीं। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें, ई की पावर इंटीग्रेशन 4 अपॉन 100 प्लस टी डी टी, तो यह आ जाएगा ln 100 प्लस टी, तो 100 प्लस टी की पावर 4 निकल के आ जाएगा। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई कर दें तो हमको डायरेक्टली पता है आंसर क्या आएगा। आंसर निकल के आएगा m इंटू 100 प्लस टी की पावर 4, m इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी टी प्लस सी। तो इंटीग्रेट कर दीजिए, तो m इंटू 100 प्लस टी की पावर 4 इज इक्वल टू 552 100 प्लस टी की पावर 5 प्लस। ये बन गई प्रोसेस की डिफरेंशियल इक्वेशन। सवाल उठता है गुरुजी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इनिशियल से निकालेंगे। हम बोलेंगे एट t इक्वल टू 0 m की वैल्यू m नॉट थी, यानी 50 ग्राम थी। जब t 0 था तो m की वैल्यू m नॉट थी। आइए इस बात का फायदा उठाएं, तो t को अगर 0 रख दें तो m इंटू 100 की पावर 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 100 की पावर 5 प्लस c, और m की जगह m नॉट आ जाएगा। तो यहाँ पर c की वैल्यू बड़ी भयानक, बड़ी भयावह, m नॉट की जगह 50 इंटू 100 की पावर 4 माइनस 2 इंटू 100 की पावर 5। तो यहाँ से अगर अपन 100 की पावर 4 को बाहर ले लेते हैं
तो 50 माइनस 200 तो माइनस 150 इंटू 100 की पावर 4। तो कुल मिला के फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई m इंटू 100 प्लस टी की पावर 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 100 प्लस टी की पावर 5 माइनस 150 इंटू 100 की पावर 4। डिवाइड कर दें तो m एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकल के आ गया माइनस 150 इंटू 100 की पावर 4 होल अपॉन 100 प्लस टी की पावर 4। ये लीजिए, ये आ गया अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन द टैंक एट एनी टाइम टी। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन द टैंक एट एनी टाइम टी। टी डालते जाइए, आपको अलग अलग समय पर कितना भयानक रिलेशन है एम और टी में देखिए तो सही, सिंपल सी इक्वेशन का भयानक रिलेशन। तो किसी भी टाइम टी पर आपको अमाउंट ऑफ सॉल्ट मिल जाएगी। कॉपी करिए। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब सब लोग ध्यान देंगे। सब्स्टिट्यूशन। हाँ, अब सब लोग इन क्वेश्चन में ध्यान देंगे। तो अपन लोग कौन से टाइप तक पहुंच चुके हैं? हम लोग जो है टाइप, मैं भूल जा रहा हूं, टाइप 9 तक पहुंच चुके हैं, तो ज्यादा दूर नहीं है। टाइप 9। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं टाइप 10। छोटा नहीं किया, उन्हें छोटा किया लेकिन छोड़ दिया था इसको तो इसलिए। यस, अब मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं टाइप 10। टाइप 10 कुछ विशेष नहीं है। टाइप 10 के अंदर आता है सॉल्विंग इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सॉल्विंग इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। आइए बात करें सॉल्विंग इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ध्यान देना है, सॉल्विंग इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि आपको जो इक्वेशन दे रही होगी वो कैसे भी नहीं दिखाई देगी, ना वो वेरिएबल दिखेगी, ना वो होमोजीनियस दिखेगी, ना वो लीनियर इक्वेशन दिखेगी। लेकिन अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो इनमें कन्वर्ट होती है। आमतौर पर 99.99% टाइम वो कन्वर्ट होगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। सब्स्टिट्यूट कैसे करना है, सब्स्टिट्यूट क्या करना है, ये मैं आपको समझाने जा रहा हूं। सब्स्टिट्यूट कैसे करना है, सब्स्टिट्यूट क्या करना है, ये मैं आपको समझाने जा रहा हूं। बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। आपको क्या करना है, मेरी बात को सुने ध्यान से, मेरी बात को सुने। आप dy बाई डी एक्स के साथ, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, आप dy बाई डी एक्स के साथ कोई y का फंक्शन चिपकाएं, कोई भी, और उस चिपके हुए फंक्शन के इंटीग्रेशन को z रख दें। उस चिपके हुए फंक्शन के इंटीग्रेशन को z रख दीजिए। आपका मुख्य लक्ष्य, मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए कि dy बाई डी एक्स के साथ कोई y का फंक्शन चिपकाएं, y का, और चिपके हुए फंक्शन के इंटीग्रेशन को z रख दें, ताकि जब दोनों ओर डिफरेंशिएट करें तो ये चीज dz बाई डी एक्स आ जाए। यही है मेन सब्स्टिट्यूशन का नियम कि dy बाई डी एक्स के साथ कोई y का फंक्शन चिपकाएं और चिपके हुए फंक्शन के इंटीग्रेशन को सब्स्टिट्यूट कर दें, और चिपके हुए फंक्शन के इंटीग्रेशन को सब्स्टिट्यूट कर दें। आइए कोशिश करते हैं। ये पहला ही सवाल है। तो dy बाई डी एक्स के साथ y ऑलरेडी चिपका हुआ है, तो मनी मन y का इंटीग्रेशन करें तो y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। तो मैं वाई स्क्वायर बाई 2 को z रख दूंगा। आपको सिर्फ y पर ध्यान देना है, y पर। ये जो सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन होते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन से कन्वर्ट होते हैं, ये 99.99% टाइम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ही कन्वर्ट हो गए। दे विल गेट कन्वर्टेड टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए यहां पर देखें, इसको z रख दिया, डिफरेंशिएट करें तो y dy बाई डी एक्स, ये dz बाई डी एक्स बन गया। तो y dy बाई डी एक्स देखिए क्या बनता है यहां से, dz बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस वाई स्क्वायर की जगह 2z आ जाएगा।
देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स माइनस 2z। रीअरेंज कर लीजिए, डी जेड बाई डी एक्स प्लस जेड इंटू 2 कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। देखिए बन गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन जेड। मतलब ना, क्योंकि मैं बताता हूं ये लीनियर ही क्यों बनती है, क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल के सारे प्रपंच हमने कर ही लिए, उससे ज्यादा प्रपंच होते ही नहीं है। होमोजीनियस के भी सारे प्रपंच हमने कर लिए, तो जब ऐसा कुछ आएगा तो ये एलडी में ही कन्वर्ट होगा। कॉपी करें और सवाल लगाएं।